ये कांग्रेस भाजपा में से कौन सा नेता आपके साथ खड़ा था, लाठियां खा रहा था, जेल गया था? आप अपने मन से पूछ के बताओ। क्या इनका रिश्ता आपसे सिर्फ वोट का ही है? आपने देखा नहीं, आपने भाजपा को हराने के लिए, भाजपा के लिए जो लाठियां आपकी पीठ पे डाली, उनसे बचने के लिए आपने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन 1.5 साल में कांग्रेस के लोग कांग्रेस पार्टी को तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जो पार्टी अपने विधायक नहीं रोक पाई, अपने विधायकों की रक्षा नहीं कर पाई, वो आपकी रक्षा कर लेगी क्या? बताओ। जो अपने ताकतवर, देखो उनके लोग झूठे थे, उनके लोग लालची थे, वो लोग भागे, जनता नहीं भागी। जनता ने तो तय किया था कि भाजपा की का ढक्कन बंद करना, और आपने करके भी दिखाया। लेकिन मुझे बताओ मेरे लोगों, वो अपने स्वार्थ में चले गए, इससे आपको क्या मिला? कुछ मिला? और आप उनसे उम्मीद क्यों करते हो कि वो आपको कुछ देंगे? अगर वो इतने अच्छे होते, आप ये सोचो और इतिहास को याद करो, वो इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने 4 बच्चे कुर्बान करने पड़ते। अगर वो इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को पार्टी बनानी पड़ती, बाबा साहब अम्बेडकर को घर घर जाके लोगों को जागरूक करना पड़ता। और वो इतने अच्छे थे तो भारतीय संविधान से पहले उन्होंने हमारे अधिकारों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? मेरे लोगों, अपने मन से पूछ के देख। जो जुर्म, जाति, अन्य अत्याचार और अधिकार विहीन रहे आप लोग। आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपको घूमने की आजादी नहीं थी, आपको खेती किसानी करने की आजादी नहीं थी, आपको विदेश जाने की आजादी नहीं थी, आपको मकान बनाने की आजादी नहीं थी, आपको उद्योग धंधे करने की आजादी नहीं थी। आपके बीच से एक आदमी खड़ा हुआ जिनको हम बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में जानते हैं, और उनसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज, जो कुर्मी कुल के थे, कुर्मी, गुर्जर, मराठा एक ही कुल है पूरा। छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की। उससे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिनको गुरु माना, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, उन्होंने और उनकी पत्नी ने तमाम तरह के अपमान सहे और हमें हमारे पैरों पे खड़ा करने के लिए 18 स्कूल खोले। मेरे लोगों, जब मैं आया, मुझे आगे हमारे नौजवान भी मिले। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और अपने दिल पे हाथ रख के गवाही देना। आप 12 फरवरी को जुटे थे मेरे साथ भोपाल में, और हमने अपना मांग पत्र सौंपा था सरकार को। आपके पास लाखों की भीड़ थी, लेकिन वोट की शक्ति उस समय नहीं थी, चुनाव नहीं था। आपके पास एमपी एमएलए नहीं थे, उन्होंने आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया। आपको समझ आया कि लाखों की भीड़ भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर सोचो आपके 10 एमएलए यहां होते तो मैं इस सरकार के गले में हाथ डाल के आपके सारे काम करवा देता। अभी मुझे हमारे लोग मिले, कह रहे भैया मान सम्मान नहीं मिल रहा है। आप मुझे जवाब देना मेरे लोगों, जो मिशन का काम करते हैं वो मान सम्मान की परवाह करते हैं क्या? आप मुझे अपने मन से बताओ, कोई ऐसा महापुरुष बताओ जिसने अपमान ना सहा और अपमान सह के इस लड़ाई को ना लड़ा। एक बताओ, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने अपमान नहीं सहा? तमाम तरह की प्रतिभा होने के बावजूद भी अपमान सहते रहे, आरोप प्रत्यारोप सहते रहे। जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज को जगाने के लिए काम कर रहे थे, लोग कहते हैं अंग्रेजों के एजेंट हैं। जब मान्यवर काशीराम साहब क्लास 1 के अफसर अपनी नौकरी छोड़ के इस काम को कर रहे थे, तो लोग उन्हें, कांग्रेस बीजेपी के लोग कहते हैं सीआईए के एजेंट हैं। और आज अगर आप काम कर रहे हो तो आपके बीच में कुछ बिकाऊ टाइप के लोग हैं, आपको भटकाने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने दिल में हाथ रख के जवाब दो। आपकी तरफ जब जब अन्याय की आवाज उठी है, आपके साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को छोड़ के कौन खड़ा था? अपने दिल से जवाब देके बताओ, कोई था क्या? आपसे चुनावी रिश्ते रखने वाले लोग आपके बीच में आएंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे और कहेंगे ये आपकी जाति के नेता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे बहुजन समाज के लोग यहां बैठे हैं, जब आपके गुर्जर समाज में 25 तारीख को अन्याय हुआ, उसके बाद एक नेता बताओ कांग्रेस बीजेपी का जो आपके पक्ष में खड़ा होकर लड़ने का काम किया किसने? आप बताओ। आप ये समझते हो जाति से नेता होता है? नहीं, वो सिर्फ अपनी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, आपके समाज के सिपाही नहीं है। उनको अपनी पार्टी के लिए समर्पित रहना है, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं। जो समाज के लिए समर्पित है वो यहां बैठे हैं। मैं मानता हूं रविंद्र भाटी को कि वो हॉस्पिटल में थे, मुझसे कहा कि नहीं चलेंगे, दर्जी से जान चली जाए, लेकिन समाज के मान सम्मान की लड़ाई 12 फरवरी को चलेंगे। ये 12 फरवरी नहीं, कौन सितंबर का था? अक्टूबर को। और मैं कह रहा हूं कि मर जाओगे, भाटी कह रहे नहीं मरूं या जीऊं, लेकिन मरूंगा भी अपनों के बीच और जीऊंगा भी अपनों के बीच। अध्यक्ष चलेंगे।
भूपेंद्र कराड़ा आम आदमी पार्टी में थे। मैंने इनसे पूछा कि भाई तुम्हारे समाज के लोगों की खाल उतारी जा रही है, तुम आम आदमी पार्टी का झंडा उठा, अपने नेता कहो बोले। जब इन्होंने कहा बोलो तो उन्होंने कहा तुम जातिवादी हो, तुम गुजरों की बात कर रहे हो, निकलो हमारी पार्टी से। एक सेकंड नहीं लगाई, भूपेंद्र ने कहा ये रखिए आपकी पार्टी, अगर मेरे समाज की बात आएगी और मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ता कमजोर वर्गों की, ऐसी पार्टी का कोई मतलब नहीं, मैं पार्टी को ठोकर मारता। हमारे लोगों को भले मैं समझता हूं उनके मन में होगा कि मैंने भूपेंद्र को यहां क्यों मौका दिया, उसका कारण मान्यवर काशीराम साहब कहते थे जिनका नेता नहीं होता उनका कुछ नहीं होता, जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। मैं मानता हूं कि भूपेंद्र यहां मजबूत है, आपकी आवाज बनेगा, आपके सामने खड़े होगा, कल आपकी तरफ कोई जुल्म होगा ये सीना तान के खड़ा होगा अपने भाइयों की रक्षा के लिए, इसलिए मैंने भूपेंद्र को मौका दिया। यहां हमने 100 से ज्यादा प्रत्याशी लड़ाए और उन 100 में से 70 प्रत्याशी हमने अपनी पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं को लड़ाया। 10-20 लोग ऐसे भी चाहिए जो इस समाज की पहरेदारी कर सके और इस समाज में एकता बना सके। हम एकजुट हुए बगैर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप राम खिलाड़ी जी को भूल गए हो क्या बताओ? एक समय था राम खिलाड़ी जी का नाम था, राम खिलाड़ी जी हर कमजोर की आवाज थे, लेकिन उस राम खिलाड़ी को क्या मिला आपके आवाज, आपकी लड़ाई लड़ने पे? उनकी हत्या की गई और हत्यारे बेखौफ होकर घूम रहे हैं। और दशरथ भाई यहां बैठे अभी मुझसे कह रहे थे पता नहीं भाई कौन सी गोली मुझे कहां से आके लगेगी। मैंने कहा दशरथ याद रखना ये धरती लाल हो जाएगी अगर तुम्हारी तरफ आंख उठी, ये तुम्हारे भाई का वचन है, इस बात को याद रखना। ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है। यहां इस सभा में मेरे वो भी साथी बैठे हैं जो इस लड़ाई को 25 सितंबर वाली को लड़े और मैं उनको देख रहा हूं, वो छिपे छिपे बैठे हैं। उनके घर में बुलडोजर ले जा खड़ा किया गया, उन पे 5-5 हजार का इनाम रखा, जाने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और आप ये देखो अपराध सिर्फ ये है कि वो अपने समाज को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरे लोगों मेरी बात पे गौर करो, ये लोकतंत्र में ये मौका मेरे नौजवान साथियों 5 साल में दोबारा तुम्हें 5 साल बाद मिलेगा, तुम तय करो। अगर तुम चूक गए, गलती कर दी, तुमने पहले भी वोट दी है, ये बहन बेटी हमारा सम्मान, यहां बैठी मैं इनका धन्यवाद करूंगा माओ बहनों का। लेकिन आप ये सोचो अगर इस देश में बहन बेटियों का अपमान होता है, जुल्म जाती होती है, इसके जिम्मेदार हम लोग, हम नालायक लोगों को, गैर जिम्मेदार लोगों को वोट देकर ताकत देते हैं, वो लोग अपने चंद पैसों में अपने जमीन को बेच देते हैं। अगर यहां वास्तविकता में आपके बीच के लोग आगे बढ़ेंगे तो आप बताओ डीएमएसएसपी किसका होता है? मुझे बताओ। डीएमएसएसपी उसका होता है, इसकी सरकार होती। अगर यहां आपका आदमी ताकतवर होगा तो क्या कोई डीएमएसएसपी आपके लोगों की हत्या करवा देगा या आपके लोगों की हत्या में शामिल व्यक्ति को बचा लेगा? क्या किसी बहन बेटी का अपमान होगा? देश को इतिहास को पढ़ो, 50,000 महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है, आपकी बच्चियां, वो बच्चियां सोचते हो कभी तो हमारे लोग खड़े होंगे, कभी तो हमारे लोग हमारी पीड़ा को देखेंगे, ये उम्मीद करते हो कोई तो मसीहा जन्मेगा। कोई मसीहा वापस नहीं आएगा, आपको अपने पैरों पे इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। एक तरफ 15 दिन के लिए, 15 दिन भी नहीं बचे, 10-11 दिन है, एक तरफ 10-11 दिन के लिए लोग शराब, मिठाई, पैसे लेके, कपड़े लेके आपके बीच आएंगे, आपको कहेंगे बेच दो। मैं ये पूछना चाहता हूं, माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है, क्या हम लोग बेचने वाले लोग हैं? अगर बेचने वाले लोग हो तो फिर मुझसे, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। और स्वाभिमानी लोग हो तो आपसे कहूंगा कि आज के बाद घर सोना मत जाके मेरे लोगों, जितने फोन हो, दोस्त और रिश्तेदार हो, सबको कहना कि बहुत हुआ, हमें सबको देखते हुए इस बार हमें आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को मौका देना है और एक-एक वोट केतली के चुनाव निशान पर डाल के देखो। आज आपका दल छोटा है, आज आपकी लोग मजाक बनाएंगे और कोई मानेगा भी नहीं कि आपका दल आगे बढ़ेगा। लेकिन आप ये सोचो, जब आप कोई पौधा लगाते छोटा ही तो होता है, पेड़ लगाया आपने, पेड़ लगाया है, बताओ इतना बड़ा पेड़ लगता है, छोटा पेड़ लगता है, बताओ। लेकिन अगर आप उसकी सही समय पे रखवाली करो, देखभाल करो, खाद पानी दो, प्राकृतिक आपदा से बचाओ, तो वही 10 साल में इस लायक हो जाता है, नहीं हो जाता कि आपको फल भी दे और आपको छांव भी दे? बताओ, होता है नहीं होता है? आज आपका दल छोटा है, घबराओ मत, हम घबराने वालों में से है ही नहीं।
आज से 100 साल पहले हमें पानी पीने की आजादी नहीं थी, हम कहां से कहां तक आए, याद करो मेरे लोगों। और देखो, देश आजाद हुआ 1947 में, और जिनको क्रिमिनल ट्राइब कहा गया उनको आजादी मिली 1952 में। अपना इतिहास जानो, पढ़ो लिखो, समझ आएगा तुम्हें। तुमने मुझे तलवार भेंट की, मैं बाबूजी का धन्यवाद करता हूं। आप बताओ, इस तलवार से मैं कौन सी लड़ाई जीत सकता हूं, बताओ। राजतंत्र में युद्ध होते थे, राजा महाराजा दोनों तरफ से लड़ते थे, सेना जाती थी, हाथी घोड़ों पे युद्ध होते थे, बंदूकें तलवारें चलती थी, तोप चलती थी, और तलवार के दम पर राज लिया जाता था। आज के राजतंत्र लोकतंत्र है। इस तलवार से ज्यादा तुम मेरे कैसे अंगूठा दबा देना, फिर देखना तुम्हारी तरफ उठने वाली हर एक आंख को उसी दिन जवाब मिल जाएगा कि आज के बाद ये कष्ट समाज अन्याय अत्याचार नहीं सहे। देखो, मैं तुमसे कलम की ताकत मांग रहा हूं, तलवार की ताकत नहीं मांग रहा हूं। एक तरफ ये है, एक तरफ ये। आप तय करो कि मुझे कौन सी ताकत देना चाहते हो। अगर तुमने ये ताकत मुझे दी और इतनी ताकत देने की ये कलम मेरे हाथ से चल जाए तो मैं लिख के देता हूं, विरोधियों के 20-20 एमएलए और हमारा एक एमएलए अगर भारी नहीं पड़ा तब आप मुझे बताना। जिस दिन इस कलम में ताकत होगी, आपको रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। जिस दिन इस कलम में ताकत होगी, हमारी माओ बहनों को अपने घर चलाने के लिए उधार पैसा नहीं लेना पड़ेगा किसी को। हमारी बच्चों को पढ़ने के लिए जमीन नहीं रखनी पड़ेगी उनके माता पिता गिरवी। उनकी शादियों के लिए किसी साहूकार से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। हमारे नौजवान भाइयों को पढ़ने के लिए कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा। जिस दिन हम पे ताकत होगी, सबको सस्ती शिक्षा, बेहतर से बेहतर जैसी विदेशों में मिलती है, सबको सस्ती शिक्षा, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा हथियार है, इस हथियार से आगे बढ़ना है। सबके गरीबों के लिए अच्छे से अच्छा इलाज बहुत कम पैसों में, जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन, और अपने आपके बीच के बेटों को जो अधिकारी कर्मचारी बन जाएंगे रोजगार पाके, उनको अधिकारी कर्मचारी बना के बिठा के उनके जरिए आपके लिए नीतियां बना के आपको आपके पैरों पे खड़ा करना है। ये लड़ाई है। दुश्मन नहीं चाहता कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। वो हर साल आपको कहेंगे इनको रोक दो, उनको रोक दो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी को रोकने के लिए पैदा हुए हो? लोकतंत्र क्या किसी को हराने के लिए है? लोकतंत्र तो जीतने और जिताने के लिए है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आपके काम आएगी। ये मुझे जब ये कह रहे थे ना, मैंने सुना। एक पुजारी जी के, पंडित जी के 2 बेटे थे। गौर करना जरा, एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम। नौजवान बहुत गौर करें, आज तुम्हारी कहानी यहीं बैठेगी तुम्हारी विधानसभा में, ठीक है? तो राम बहुत सीधे थे, लोगों की सेवा करते, मदद करते, लोगों के काम आते, और श्याम बड़े झगड़ालू किस्म के थे। श्याम का काम था हर गरीब कमजोर को सताना, उनके साथ झगड़ा करना, उनकी जमीन कब्जा लेना, उनको परेशान करना। अब जब भी श्याम कोई मुसीबत खड़ी करता, राम आके उनको रोकता, भाई ऐसा मत करो। ये लंबे समय चलता रहा। एक समय आया 5 साल बाद चुनाव, तो राम भी चुनाव में खड़े हो गए और श्याम भी चुनाव में खड़े हो गए, और लोगों ने श्याम से बचने को राम को वोट दे दिया। अब देखो, कहानी का सार ये है कि राम जीत गए, राम भी खुश, श्याम भी खुश और पंडित जी भी खुश। समझे? राम भी खुश। अब ये बताओ, राम श्याम को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? है? राम श्याम का कोई बुरा कर सकते हैं क्या? राम श्याम को जेल भिजवा सकते हैं क्या? तो मैंने आपको बताया कि आपने श्याम से बचने के लिए राम को ताकत दे दी। घर एक ही है दोनों का, समझ रहे हो? राम भी खुश, श्याम भी खुश और पंडित जी भी खुश। अब आप ये तय कर लो कि इस लोकतंत्र में आप उनको खुश रखना चाहते हो या आप खुद को खुश रखना चाहते हो? आप उनको हराने के लिए उनको वोट दोगे, इससे आपके हिस्से में क्या आएगा मेरे लोगों? ये बताओ। कल उनके दरवाजे पर जाओगे, वो गेट बंद करके कहेंगे नेताजी यहां है नहीं। ऐसे लोगों को ताकत देना चाहते हो? बहुत बेवकूफ बना लिया। सदियां बीत गई और आजादी के भी 70 साल बीत गए। कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार है,
देश में चोरी है, लूटमारी है, सारी पुलिस यहाँ है, सारी इंटेलिजेंस यहाँ है, सारी एजेंसी यहाँ है, फिर लूटपाट भ्रष्टाचारी कैसे हो रही है? सारी सब कुछ साधन आपके पास है, फिर रेप हत्या क्यों हो रही है? क्या आप पे जवाब है कि भाई इंदल गुर्जर की जो हत्या है उसका जवाब आपके पास है? जब सारी पुलिस सारी एजेंसी आए तो इंदल गुर्जर की हत्या क्यों हुई? जवाब दो मेरे लोग। आप पे जवाब है। आपके आवाज उठाने के लिए मैंने कमल नागर को हिम्मत दी। वो आपके बीच का बच्चा आपकी लड़ाई लड़ता था, उसको उठा के जेल में बंद कर दिया। क्या आप पे जवाब है कि उसको जो जेल में काली रातें काटनी पड़ रही, इसका जवाब कौन देगा? क्या आप पे हिम्मत है जवाब देने की? आज उसकी पत्नी हमारे बीच बैठी है। मैं बिटिया से कहूंगा, यहां मैं नहीं जानता कि उसके पास तुम्हें देने के लिए, उसके पास पर्चा भरने के लिए पैसे थे या नहीं थे, लेकिन मैंने उससे कहा कि बिटिया हिम्मत दिखाओ, आज नहीं तो कल गरीबों को खड़े होना है अपने पैरों पे, किसी के भरोसे मत रहो। तुम कमल की पत्नी हो, आगे बढ़ो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। मैंने इस उम्मीद से इसको अवसर दिया। आप बताओ, इसका साथ मिलना चाहिए आपको, नहीं मिलना चाहिए? बताओ। अगर अमीर इतने अच्छे होते और वो गरीबों का साथ देते तो कोई गरीब रहता क्या? मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, मैंने देखा अमीर रिश्तेदार भी नहीं बताते गरीब को। हमारे यहां भी कुछ अमीर है, कहते हैं कि वो तो छोटा सा है, हम नहीं जानते उसको कौन है। देखा आपने? वो कहते हैं छोटे मोटे लोगों को ही हम लोग जानते हैं। अब मैं कहूं क्या, मेरा सारा समाज इस हालात में, खाने को अच्छा खाना नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, अच्छे मकान नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छी सुख सुविधाएं नहीं है। कितने लोग हैं हमारे घर परिवार के जिनके घरों में एसी है? पूछ लो। कितने ऐसे लोग हैं जिन पे 4 रुपये गाड़ी है? पूछ लो। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी खुद की दुकानें व्यापार है? पूछ लो। और कितने ऐसे लोग हैं जिन पे कर्ज है? तो पूछो अपने आप, आपको पता लग जाएगा। कितने ऐसे हैं जिनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिली? पूछो, आपको पता लग जाएगा। कितने ऐसे हैं जिनको तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना, आपको पता लग जाएगा। और मैं इस लड़ाई को तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मध्य प्रदेश का हर एक किसान, कमजोर और गरीब परिवार खुशहाल नहीं हो जाता, उनके चेहरों पे खुशी नहीं आ जाती, उनको वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती जो इस प्रदेश के अमीर ले रहे हैं। कितनों के चार्टर प्लेन है, कितनों के हेलीकॉप्टर है कुछ आपके पास, लेकिन आपकी वोट लेके उनके पास चार्टर प्लेन भी है, उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, उनके पास जहाज भी है, उनके पास गाड़ियां भी हैं, उनके पास खेत भी है, उनके पास सब कुछ है। अब आप ये तय करो कि आप अपना भविष्य कैसा चाहते हो। मैं अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, माओ बहनों से, क्या इस देश में अपने बच्चों का भविष्य गुलामी का चाहते हो या फिर स्वाभिमान सम्मान का चाहते हो? मुझे हाथ उठा के बताओ मेरे लोगों, कैसा भविष्य चाहते हो? जोर से बताओ, कैसा भविष्य चाहते हो? क्या गुलामी का भविष्य चाहोगे? कौन हाथ उठा के बताओ, क्या अपने बच्चों को गुलामी की तरफ धकेलोगे या फिर अपने बच्चों को आजादी की तरफ लेके जाओगे कि उनको वो बुनियादी सुख सुविधा अधिकार मिले? बताओ क्या चाहते हो? अपने दोनों हाथ उठा के बताओ। स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हो नहीं चाहते हो? बताओ। वो जो मोटरसाइकिलों पे वहां खड़े हैं उनको पूछ रहा हूं, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हो नहीं चाहते हो? बताओ। आपका चुनाव निशान क्या है? बताओ। जोर से बताओ, आवाज नहीं आई। ये केतली आपको अलादीन के चिराग जैसे नहीं लगती है? टीवी देखा नहीं देखा बचपन में? अगर टीवी देखा तो एक ऐसा चिराग आता था और उसको घिसो तो उसमें से निकलता था कुछ, और वो कहता था, क्या कहता था? क्या हुक्म मेरे आका। मैं भी तुमसे यही पूछ रहा हूं, इस केतली को भर दो और फिर मैं तुमसे पूछूंगा क्या हुक्म मेरे आका, फिर बताना तुम्हारा हुक्म पूरा होता नहीं होता। समझ रहे हो? और सुनो, हमारे यहाँ एक कहावत है, अब पता नहीं तुम्हें समझ आए ना आए, सबको तुमने आजमा के देख लिया। इस बार ये काम कर, आपकी लड़ाई लड़ने की, सड़कों की तो लड़ाई लड़ी, विधानसभा की लड़ाई लड़ने की ताकत भी दो। मेरी 7 साल की उम्र नहीं है कि घर जाके बैठना है। अभी मेरे ऊपर गोली चली, आपको पता नहीं चला? पता कहां चलाई गोली उन्होंने? मैं उनसे कहूंगा अगली बार गोली सीने पे चलाना। पीठ नहीं दिखाने वालों में से हूं मैं, सीने पे खाऊंगा तुम्हारी गोली। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों मारना चाहते हैं वो लोग मुझे? क्या मैंने उनकी कोई जमीन दबाई? क्या मैंने उनके किसी घर पे कब्जा किया?
क्या मेरा उनसे कोई झगड़ा है? उनको ये लगता है कि अगर ये खड़ा हो गया तो ये खड़े हो जाएंगे, बस ये लड़ाई है उनकी मेरी। और अगर आप खड़े हो गए तो वो जाति के आधार पर गाली किसको देंगे? वो किसी गरीब की बच्ची को अपमानित कैसे कर पाएंगे अगर आप खड़े हो गए? वो किसी किसान कमेरे की खून से होली जैसे कल खेली गई इंदल के खून से वो कैसे खेलेंगे? ये लड़ाई है बस। अगर मेरी लड़ाई होती तो वो मेरे पास बहुत आते हैं बैग भर भर के, मुझसे लेके रुक जाओ। चंद्रशेखर आजाद है, आजाद था और आजाद रहेगा। और जब तक आखिरी सांस है, जब तक आखिरी सांस है, चाहे आप आज साथ खड़े हो जाओ या कल होना, जब तक आखिरी सांस है आपके लिए लड़ता रहूंगा। कोई गोली मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, इस बात को याद रखना। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, देखो सूरज ढल रहा है, एक सूरज ढल गया और एक सूरज उग रहा है। तय करो किसके साथ खड़े होना है, तुम ये तय कर लो। देखो, ढलता सूरज अंधेरा देगा और उगता सूरज क्या देगा? उगता सूरज। मैं तो मेरा बस चलता तो मैं चुनाव चिन्ह भी उगता सूरज मांगता, मगर मेरी वहां चलती कम है, समझ रहे हो? देखो, नॉमिनेशन शुरू होने के आखिरी दिन सिंबल दिया, आखिरी दिन सिंबल दिया। वहां बैठे ताकतवर लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं तुम्हारे भाई का। आखिरी दिन सिंबल दिया, रोक के रखा सिंबल, कई जगह सिंबल दूसरे लोगों को दे दिया, कई पर्चे खारिज कर दिए। घबरा नहीं रहे, क्योंकि ये जानते हैं कि ये आसानी से रास्ता नहीं देंगे। क्या कभी अमीर जगत आसानी से अपनी जेब से कुछ निकालता है क्या? तो इसलिए कह रहा हूं, आपसे आखिरी बार पूछना चाहता हूं, हो सकता है आपके बीच ना आ पाऊं, और ये भी नहीं पता अगर एक विधायक सभा करता कितनी फोर्स लगी होती है, आप यहां बताओ। ये मेरे पुलिस के 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 15 एक भाई लगाए, और वो भी बेचारे वहां खड़े हैं, कह रहे हैं कि सभा सुबह करके चला जाएगा। छोड़ दो, यहां इस भीड़ में कोई भी जिस तरह के हालात हैं कोई नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम मरो या जियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम ये सोचते हो ये बेचारे रक्षा करेंगे, तुम्हें करनी है रक्षा। अगर तुम चाहते हो चंद्रशेखर आजाद जिए तो अपने आप बनो सिपाही, अपने आप लो ये बागडोर हाथ में संभालो। मैं उनकी गलती नहीं निकालता, क्योंकि वो तो बेचारे सरकार के साथ चलेंगे, मगर मैं उनको भी कहना चाहता हूं, मेरे साथियों, तुम भी हमारे बीच के हो, रुक जाओ। इधर जब हमारे विधायक जीत के आएंगे और हमारे जरिए सरकार बनेगी, उस दिन मैं तुमसे बात करूंगा, याद रखो, चिंता मत करो, समय बदलेगा। ऐसा थोड़ा है कि लोकतंत्र में हमेशा कमजोर रहेंगे हम लोग। कमजोर रहोगे, ये लोकतंत्र है, कमजोर नहीं रहेंगे। जिस दिन ये ताकत, ये कमजोर अपनी ताकत समझ गए और इकट्ठे हो गए, जैसे एकता आज यहां दिख रही है, अगर इन्होंने गांव में बना ली और ये किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के पैसों के लालच में नहीं पड़े, और इन्होंने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ी, तो मैं इसी बार दिखाऊंगा कि जो अधिकारी कर्मचारी आपको आंख दिखाते हैं, वो आपके घरों पे आके सैल्यूट मारेंगे। तुम लोगों को मेरी बात को याद रखना। जिन अधिकारी कर्मचारियों के दफ्तरों में तुम लोग घंटे खड़े रहते हो, वो तुम्हारे दरबारों में घंटे खड़े रहेंगे कि सर बताइए क्या काम है। अभी क्या लोकतंत्र की शक्ति नहीं समझते हैं? हम समझते हैं, हम सब समझते हैं, मगर हम ये भी समझते हैं इस अपमान को सह के हम लोग घबराते नहीं, इस अपमान को सह के हम लोग ताकत बनाते हैं। और क्योंकि अभी हमें बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू में माल्यार्पण करने जाना है, मैं आपसे भी कहूंगा, और मैं पहले आपसे कहूंगा, अनुशासन में चलना। तुम्हारे बीच में कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने, तुम्हें खुद बनना है सिपाही। अगर मुझसे प्यार करते हो तो अनुशासन में चलना। मैं इनसे नहीं कहूंगा कुछ भी, और मैं उम्मीद करूंगा मैं इनसे कि बेचारे कुछ करें, इनको तो कह के भेजा गया वो क्या करना है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा बहुत अनुशासन में चलना, और जब रैली खत्म हो जाए, माल्यार्पण हो जाए, तो अनुशासन में जाना। आखिरी बात, अपने नौजवान भाइयों से मोटरसाइकिल लहरा के मत चलाया करो, आराम से चला करो, तुम्हारी जिंदगी कीमती है। चलो एक नारा मेरे साथ जोरदार तरीके से लगाओ, सारी पार्टी